हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 05 लेसन 3 पार्ट 1 औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में हम थोड़ा सा बात करें, बेसिक डिटेल जाने इस लेसन के बारे में। तो दोस्तों, हमारा लेसन 3 औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन, जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि जब औपनिवेशिक काल का आरंभ होता है तो उस समय जो इतिहास लिखे जा रहे थे, उस समय की जो हिस्ट्री लिखी जा रही थी वो किस प्रकार से लिखी गई, किन किन बातों पे फोकस किया गया, किन किन विचारधाराओं की बात सुनी गई, किन किन विचारधाराओं के आधार पर हिस्ट्री लिखी गई, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो MHI 05 है, इसका यूनिट फर्स्ट हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के अंदर में टोटल 4 चैप्टर हैं और चारों चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर में हमने पढ़ा था पूर्व औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन प्राचीन काल का। ठीक है, जिसके अंदर में हमने उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का आने से पहले का जो प्राचीन काल के टाइम पीरियड है, उस समय का इतिहास किस तरह से लिखा गया, इसके बारे में हमने बात करी। ठीक है, उसके बाद में जो हम सेकंड लेसन में पढ़े, उस समय में हमने पढ़ा मध्यकाल का औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था इतिहास लेखन। ठीक है, कि पूर्व औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन मध्यकाल, जो बीच में मिडिल एरा था, तो मिडिल एरा का इतिहास लेखन किस प्रकार से लिखा गया, किस प्रकार से बताया गया, उस समय जो अलग अलग दृष्टिकोण थे वो किस प्रकार से रखे गए सभी लोगों के सामने, इसके बारे में हमने बात किया। अब हम चैप्टर 3 करने वाले हैं और चैप्टर 3 को टोटल मैंने 3 पार्टों में बांटा है। चैप्टर 3 के अंदर में हम औपनिवेशिक टाइम, जब औपनिवेशिक जो एरा है वो शुरू होता है, उस समय के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि भारत के अंदर में ब्रिटेन से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो आने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर क्या किया, गुलाम एक तरह से बनाया हमें। ठीक है, हमारे पूरे शासन प्रशासन व्यवस्था को उसने रेगुलेट किया। ठीक है, अपने हिसाब से उसने चलाया। हमारे यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे, बाद में हमारे यहाँ पे वो राज करने लगे। तो उस पूरे टाइम पीरियड को हम कवर करने वाले हैं, उस पूरे टाइम पीरियड के इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों को हम जानेंगे। तो इसको हम टोटल 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर में हम बात करें तो हम यहाँ पे मुख्य प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें अलग अलग दृष्टिकोण विचारधारा पढ़ने वाले हैं। और आज का जो ये वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर में रहेगा। 2 और टॉपिक आपके रह जाएंगे, 2 पार्ट में और हम इसको कवर करेंगे पूरे लेसन को, जिसमें इतिहास लेखन के मुद्दे और विषय आ जाएंगे और दूसरे नए रुझान आ जाएंगे, जो अलग अलग तरह की चीजें जो इंप्लीमेंट हुई वो। तो ये बेसिक डिटेल थी जो आपको जानना जरूरी था इस लेसन को शुरू करने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों लेसन को। सबसे पहले हम बात करें औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन है क्या। ठीक है, बेसिक डिटेल। दोस्तों, ये जितनी भी इस वीडियो के अंदर में आपको जो भी लिखी हुई चीजें दिखेंगी PPT पे, ठीक है, ये सारा आपके बुक से ही लिया गया है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आपको समझने में आसानी होगा। और आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि आप MA में हो, लेक्चर बेस होती हैं सारी वीडियोस। ठीक है, और एक लास्ट बात आपसे ये भी बोलना था कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे। रीजन ये दोस्तों कि वीडियो तो डाला जा रहा है पर उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जिस हिसाब से हम वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, इसके कारण से फिर आगे वर्क करने का वो नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए, जिससे हम भी उस हिसाब से आपके लिए वीडियो डाल पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक विश्लेषण ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय व्यापार के साथ ही शुरू हो जाता है। जब आप उपनिवेशिक काल की बात करते हो इंडिया के अंदर में, तो उपनिवेशिक काल का जो सही आरंभ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ही शुरू होता है। भारत के अंदर में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें यूरोपियों का आगमन करके मैंने पूरा बताया था। ठीक है, जिसके अंदर में मैंने बताया था कि यूरोपी कैसे आए भारत के अंदर में। ठीक है, यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ। तो भारत के अंदर में और भी कई तरह के लोग आए, अलग अलग देशों से, कंट्री से, फ्रेंच आए, ठीक है, डच आए। ठीक है, तो पर उन सभी के साथ औपनिवेशिक काल का आरंभ नहीं होता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, भारतीय साथ व्यापार शुरू होता है, वहीं से आर्थिक विश्लेषण की शुरुआत होती है कि भारत के अंदर में आर्थिक परिवर्तन क्या आ रहा है, और साथ साथ औपनिवेशिक बात का आरंभ भी हो जाता है। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, आप जितनी भी बुक्स का नाम बताऊं, जितने भी लोगों का नाम इस वीडियो के अंदर में लिया जाएगा, आप थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि नाम जैसे आप पेपर में लिखते हो ना तो सब कुछ चेंज हो जाता है एकदम। टीचर को लगता है कि हाँ बहुत अच्छा बच्चा पढ़ के आया, भले आप पढ़ के नहीं गए हो। ठीक है, तो नाम जरूर याद रखिएगा। तो एडम स्मिथ की पुस्तक क्या थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, ने इस सारी चीज को बताया है। एडम स्मिथ ने जब इसका बारे में लिखा तो वहां पे उन्होंने इस बात के विषय बताया कि भैया जो भारत के अंदर में आर्थिक विश्लेषण किया जाना था,
ठीक है, जब आर्थिक विश्लेषण की हम बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था जब भारत के अंदर में स्टार्ट होता है तब हम उसको लेकर चलते हैं, वहां पे दिखाते हैं। ठीक है, अब जब दृष्टिकोण के बारे में बात करूंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा कि किस लेखक ने किस दृष्टिकोण से क्या बातें कही जिससे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कहते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल में कंपनी का प्रशासन की बर्तरसना ब्रिटेन की सांसद में होने वाली वही बिंदु था जहां से भारत में धन निकास, ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात लोगों ने मन में घर कर ली। देखो यहाँ पर जैसे कि एडम स्मिथ ने कहा वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर में उन्होंने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि भारत का आर्थिक विश्लेषण की जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को अपने विषय के बाद हम पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर हम सिर्फ इकोनॉमिकल पर्पज से देखेंगे कि भारत के अंदर में किस प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, इसके बारे में बात करेंगे औपनिवेशिक टाइम पे। तो वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर में जो एडम स्मिथ उन्होंने स्वीकार किया कि भारत के अंदर में जो व्यापार है उसी के बाद से हम आर्थिक विश्लेषण करते हैं। पर साथ साथ 18वीं सदी के अंदर में, जब 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जब बंगाल के अंदर में पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन व्यवस्था कायम हो चुका था तो उसकी लोग आलोचना करने लगे, भर्त्सना करने लगे। ठीक है, भर्त्सना करने का रीजन क्या था, ये इंडिया में ही नहीं बाहर भी किया जाने लगा, ब्रिटेन में भी किया जाने लगा। रीजन क्या था कि जो कुछ लोग थे भारत के राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक थे, उनका ये मानना था कि भारत से धन की निकासी, ठीक है, जो क्या है ड्रेन ऑफ वेल्थ किया जा रहा है, मतलब धन जो हमारे पैसे हैं, ठीक है, वो बाहर जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पे बात की जाने लगी। ठीक है, तो ये लोगों के मन में धीरे धीरे बात घर कर ली थी। इसके बारे में हम आगे बात करें तो 19वीं 20वीं शताब्दियों में भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस उपनिवेशिक शासन की घोर निंदा करी। तो जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे उन्होंने क्या किया, इसके बारे में आलोचना करी, भैया आप गलत कर रहे हो, हमारे पैसे ले जा रहे हो हमारे कंट्री से। ठीक है, इस निंदा में जो सबसे आगे थे दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी तक शामिल थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने भी इनकी आलोचना करी। आरपी दत्त एवं रामकृष्ण मुखर्जी सीखरे मार्क्सवादी भी भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की परिणति में भयभीत थे। ठीक है, जो आरपी दत्त है हो गए, रामकृष्ण मुखर्जी हो गए, सीखरे हो गए, तो ये जितने भी थे ये मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक लोग थे। ठीक है, भारतीय मार्क्सवादी विचारधारा के लोग माने जाते थे, पर ये भी भयभीत थे ड्रेन ऑफ वेल्थ से। ठीक है, जो भारत से धन निकासी हो रहा उससे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे हम बात करें जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, मुख्य प्रवृत्तियां। जैसे मैंने बताया था ना 3 पार्ट में हम करने वाले हैं, तो आज का जो हम क्या करेंगे, मुख्य प्रवृत्तियां, जिसमें हम अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल 5 अलग अलग दृष्टिकोण देखेंगे, जिसमें औपनिवेशिक दृष्टिकोण, ठीक है, औपनिवेशिक दृष्टिकोण के अंदर में क्या चीजें कैसे हैं भारत के बारे में बताया है, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी, उदारवादी व्याख्या और आर्थिक सिद्धांतों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले औपनिवेशिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो इस काल में भारत के प्रशासन और इस प्रशासन के मूल्यांकन करने वाले उपनिवेशवादी विद्वान दोनों बड़े जतन से साबित करते रहे कि ब्रिटेन प्रशासन के आगमन से ही भारतीय उपमहाद्वीप में शांति और अच्छा प्रशासन कायम हो सका। देखो, अब उपनिवेशिक दृष्टिकोण है क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो उपनिवेश मतलब क्या, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर निवेश किया, हमें अपना गुलाम बनाया। ठीक है, और गुलाम बनाने के बाद अपनी चीजों की बढ़ाई करने के लिए अपने लोगों को ही अपॉइंट किया कि भैया आप हमारे बारे में लिखो, आप हमारे बारे में बताओ। तो अगर मान लो मैं अपनी चीज के बारे में बताने के लिए अगर मैं अपने बंदे को अपॉइंट करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या गलत बताएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो जितने भी विद्वान उपनिवेशवाद के थ्रू रखे गए उन्होंने सबने ये पूरी तरह से मतलब तय किया, और जो भी था उन्होंने ये कोशिश करी कि पूरे इसमें ये फैलाया जाए कि शांति और अच्छा प्रशासन जो भी कायम है वो जस्ट बिकॉज ऑफ उपनिवेशवाद, ब्रिटेन के उपनिवेशवाद के कायम है। ठीक है, ये सारा कुछ चलता है। उनके अनुसार सर्वव्यापी ब्रिटेनी साम्राज्य, मतलब ब्रिटेन की जो साम्राज्य था, ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य, देश में सार्वजनिक क्षेत्र में भारी निवेश और परिणाम स्वरूप एक आधुनिक यातायात व्यवस्था और सूचना संचार तंत्र का विकास हुआ और इस प्रकार आधुनिक अर्थव्यवस्था का नींव पड़ी। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो जैसे कि आज के समय में जो करंट गवर्नमेंट है, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट है, आप एक दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, करंट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अगर कुछ करती है, कुछ भी करती है, अच्छा गलत खराब कुछ भी करे, तो वो क्या करती है, पोस्टर्स लगवा के लोगों के थ्रू एडवर्टीजमेंट के थ्रू करवाती है। आप दिल्ली गवर्नमेंट भी एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा करवाती है, आप बहुत भली भांति जानते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी माहिर है। तो दिल्ली गवर्नमेंट भी कुछ भी करती है, अगर उसने सांस भी लिया ना कि आज जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, उन्होंने 4 बार सांस लिया और 1 बार ज़्यादा ले लिया,
ठीक है, 4 बार रोज लेते थे, एक बार आज 5 बार ले लिया, तो उसके लिए भी एक एडवर्टीजमेंट छप जाती है। सेम सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर मान लो रोज 4 कदम चलते हैं, ठीक है, आज 5 कदम चल रही है, तो वो भी एक एडवर्टीजमेंट के साथ छपवा देते हैं कि भैया हमने 5 कदम चला। तो सेम यहाँ पे ये चीजें चलती हैं। वो अपनी खासियत बता रहे हैं कि भैया जो आपके भारत के अंदर में यातायात साधन विकसित हुआ, आधुनिक यातायात साधन, वो हमारे कारण से हुआ। संचार तकनीक जो विकसित हुआ वो हमारे कारण से हुआ। ठीक है, जो आपकी कुरीतियां थी आपके धर्म के अंदर में, उसको बैन किया, जैसे सती प्रथा हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें, बाल विवाह हो गया, इन सब के ऊपर रोक लगाने की कोशिश की गई, वो हमारे कारण हुआ। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम जो डेवलप्ड हो रहा है आपका, इंग्लिश के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, विदेशों में जा रहे हो, ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है? हमारे कारण हो रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पे बताने की कोशिश की जाने लगी। ब्रिटेन प्रशासन द्वारा विकसित रेल तंत्र एवं सिंचाई व्यवस्था आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था के पृष्ठभूमि बना। ठीक है, पश्चात विज्ञान एवं शिक्षा भी इसी प्रशासन की देन थी। अब देखो, जो विद्वान उपनिवेशवाद के टाइम पे आए, उन्होंने ये सारी बातें उठाई कि भैया यातायात हो गया, रेल हो गया, सिंचाई हो गया, शिक्षा हो गया, विज्ञान हो गया, ये सारा क्या हमारी देन है। तो उपनिवेशवाद अच्छा है, बुरा नहीं है, ये मानकर चलो। तो यहाँ पे ये करने की कोशिश की गई। आगे हम बात करें राष्ट्रवादियों का, तो राष्ट्रवादी बिल्कुल उल्टे थे यहाँ पे। ठीक है, उनका बिल्कुल एकदम कड़े आलोचक थे उपनिवेशवाद के। तो राष्ट्रवादी के अंदर में जो विचारक आए, वहाँ पे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, जेवी जोशी, ये सारे राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री रहे। ठीक है, भारत से ब्रिटेन की ओर धन निकासी को लेकर इन्होंने बहुत सारी आलोचना करी। ठीक है, और इनका जो सिद्धांत था ये प्रबल था इस चीज को लेकर कि ये जो ब्रिटेन है क्या कर रहा है, भारत से धन की निकासी कर रहा है। और देखो, आप हमारे से पैसे लेकर आप हमारे ऊपर ही इन्वेस्ट करो तो हम मानेंगे कि आपने हमारे ऊपर विकसित किया, हमारे देश को विकसित किया, हमारे देश में पैसे लगाया। पर हमसे पैसे लेकर आप दूसरी जगह दे दो तो वो बेकार है ना। ठीक है, तो वो यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे नौरोजी की जो पुस्तक है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल करके, अन ब्रिटिश रूल करके हैगा। ठीक है, इन इंडिया में इन सिद्धांतों को विकसित किया कि इतिहासकारों का तर्क है था कि ब्रिटिश प्रशासन ने भारत को दरिद्र बनाया। ठीक है, जो दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो उसके अंदर में इस बात का फोकस किया गया कि जो ब्रिटेन है उसने क्या किया, भारत को दरिद्र बनाया और भारतीय अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधीनस्थ हो गई। मतलब ब्रिटेन की जो जरूरतें थी उसको पूरा करने के लिए भारतीय इकोनॉमिक, जो इंडिया की इकोनॉमिक थी, उस समय अर्थव्यवस्था थी, वो पूरी तरह से उनके कब्जे में आ गई। इस तरह से दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे आवाज उठाया। आगे बात करो दोस्तों, तो 20वीं सदी के आरंभ में ही दत्त की कृतियां, जो दत्त थे, आरसी दत्त जो करके मैं बताया था पीछे आपको, आरसी दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन में समीक्षा के तौर पर अधिक पुष्टि किया गया। ठीक है, आरसी दत्त ने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, सन 1966 में प्रकाशित द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया, बिपिन चंद्र ने भारतीय राष्ट्रवादियों के आर्थिक विचारों का अन्वेषण किया। ठीक है, बिपिन चंद्र करके एक राइटर थे, उन्होंने ये बुक लिखी। ठीक है, उसके अंदर में जो राष्ट्रवादी विचारक थे उनकी विचारधारा को यहाँ पे प्रकाशित किया गया। ठीक है, B.N. गांगुली ने इंडियन इकोनॉमिक्स थॉट, ठीक है, 19th सेंचुरी पॉपुलिट दिल्ली 1977 में नामक पुस्तक में आर्थिक विचारों के राष्ट्रवादी योगदान का मूल्यांकन हेतु आधुनिक सिद्धांत का प्रयोग किया। जो आधुनिक सिद्धांत राष्ट्रवादियों के द्वारा दिया गया उसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया। आगे बात करें दोस्तों मार्क्सवादी दृष्टिकोण की, तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण काफी हद तक राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण से मैच खाती है, मिलती है। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के समर्थक दिखते हैं। ठीक है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात करें तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की मार्क्सवादी समझ में यह व्यवस्था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के व्यापक परिवर्तन के संबंध थी। ठीक है, जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था थी उसके संबंध के कारण से अर्थव्यवस्था चल रही थी। ब्रिटेन में विभिन्न चरणों में पूंजीवाद का विकास ने औपनिवेशिक विश्व में साम्राज्यवाद के लक्षणों को निर्धारित किया। जो साम्राज्यवाद के लक्षण हैं उसको निर्धारित किया गया। ठीक है, उसके बाद आगे आप देखें दोस्तों, आगे हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे तो पूंजीवाद व्यापारियों के विकास के चरण गैर यूरोपीय विश्व के संसाधनों की लूट एवं शोषण के साथ बना। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सन 1757 के प्लासी के लड़ाई के बाद बंगाल शोषण शुरू हुआ।
देखो जो यहाँ पे एक थॉट देखा जाता है दोस्तों कि जब प्लासी की युद्ध हुआ और प्लासी की युद्ध में जो इंडिया के राजा थे वो सब हार जाते हैं और ब्रिटेन वहाँ पे जीतता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीतता है, उसके बाद ही पूरी तरह से ब्रिटेन क्या है भारत के अंदर में अपना कब्जा जमा पाता है, बंगाल के अंदर में अपना शासन कायम कर पाता है और वहीं से बंगाल का शोषण शुरू होता है, बंगाल का दोहन शुरू होता है। ये मार्क्सवादियों ने भी इस बात को स्वीकार किया। आगे बात करें तो स्वयं कार्ल मार्क्स का क्या मानना था कि उपनिवेशवाद आरंभ में ध्वंसकारी मतलब विनाशकारी होता है, ठीक है, उत्पन्न करेगा, विनाश उत्पन्न करेगा। तो उसके बाद में पुनर्संरचना जिसमें स्वयं उपनिवेशवाद अर्थव्यवस्था के कालांतर में परिवर्तित हो जाता है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो उपनिवेशवाद अगर कहीं जाता है तो शुरुआत में क्या होता है कि पहले नुकसान करता है, विनाश करता है, उसके बाद में समय के साथ में वो पुनर्संरचना जो विनाश किया उसको बनाता है और आगे विकसित करने लग जाता है। पर यहाँ पे राष्ट्रवादी जो ज्यादातर राष्ट्रवादी थे वो मार्क्सवादियों के इस तर्क से भारत उपनिवेशवाद का मूलतः नकारात्मक था। मतलब मार्क्सवादियों का क्या मतलब, जो मार्क्सवादी की जो विचारधारा थी कि भैया पहले नुकसान करेगा बाद में वापस से पुनर्संरचना करेगा, ठीक है, स्वयं मार्क्सवाद का मानना था उपनिवेशवाद को लेकर। पर जो भारतीय राष्ट्रवादियों थे उनका मानना था कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, इस उपनिवेशवाद का भारत के ऊपर में सिर्फ नकारात्मक ही असर पड़ने वाला है, ये भारतीय राष्ट्रवादियों ने माना। ठीक है, उप मार्क्सवादियों एवं राष्ट्रवादियों के बीच में कई मुद्दों और वैचारिक सामय है। ठीक है, मतलब जो मार्क्सवादी थे और राष्ट्रवादी थे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दोनों काफी हद तक इनकी विचारधारा मैच करती हैं, तो काफी हद तक साम्य है, मैच करती हैं। ठीक है, जिसमें ब्रिटेन की और धन का बहाव दोनों का मानना था कि दोनों भाई ये जो ब्रिटेन है वो अपना धन की बहाव आपकी अपनी तरफ कर रहा है। ठीक है, औद्योगिक विध्वंस, जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, कृषि दमनकारी, वाणिज्यकरण और सबसे ऊपर औपनिवेशिक सत्ता द्वारा आम जनता का शोषण। ठीक है, औपनिवेशिक सत्ता द्वारा आम जनता का जो शोषण हो रहा था, ये दोनों जो विचारधारा थी इस बात से एग्री करती थी। आगे हम बात करें उदारवादी एवं नव उदारवादी व्याख्या के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे केन हैपकिंस 1993 के हैं, ठीक है, और पैट्रिक ओ ब्रैन, ठीक है, 1988 के हैं, 1988 के, ठीक है, डेविस हैटनबैक 1986। सीखरे विद्वानों में मार्क्सवादियों के वामपंथी उदारवादी बुद्धिजीवों वर्गों द्वारा पोषित उपनिवेशवाद के प्रति कुछ कठोर धारणाओं के सवालिया निशान लगाए। ठीक है, उदारवादी एवं नव उदारवादी जब व्याख्या आती है भारत के अंदर में, उसके बारे में जब बात की जाती है तो इन्होंने पता कई सारे क्वेश्चंस खड़े किए उपनिवेशवाद के ऊपर में भी, राष्ट्रवादियों के ऊपर में भी और मार्क्सवादी के ऊपर में कठोर मतलब सवालिया निशान खड़ा किया उपनिवेशवाद के ऊपर में सीरियसली। ठीक है, कि आप इस तरह की नीति कैसे ला रहे हो, ये नीति कैसे चल रहा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने लगे। इस दृष्टिकोण से ब्रिटिश उपनिवेशवाद इतना घोर शोषक नहीं प्रतीत होता था, यह वामपंथी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से लगता था। पर यहाँ पे एक चीज ये भी लिखने के लिए लगा कि जो राष्ट्रवादी जो विचारधारा था, अगर राष्ट्रवादी उनके ऊपर जो क्वेश्चंस उठाते थे, जो सवालिया निशान उठाते थे, तो उसके कारण से जो ब्रिटिश है वो बहुत ज्यादा घोर शोषण लगता था कि भैया ये शोषण कर रहा है हमारा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति के तौर पे देखा जाता था। पर जब यहाँ पे उदारवादियों ने क्वेश्चन उठाया तो वो उतना उस तरह का क्रूर नजर नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिलता है। आगे लास्ट और जो हमारा लास्ट यहाँ पे थिंकिंग बन जाता है आर्थिक सिद्धांत के बारे में कि आर्थिक सिद्धांत है क्या। तो भारतीय आर्थिक इतिहास की सीमित भादुड़ी, ठीक है, एम कृष्ण भारद्वाज, ये अलग अलग विचारक हैं और अलग अलग राइटर हैं। इनकी रचनाओं में खासकर कृषि विकास एवं उनकी विवेचना की बारे में पता चलता है। ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। जो इन्होंने जो इतिहासकार आए, आर्थिक सिद्धांतकार आए, ठीक है, इन्होंने ये दिखाया कि कृषि व्यवस्था किस प्रकार से नष्ट होती चली गई, सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार से नष्ट होती चली गई। ठीक है, जो जिनसे पैसे लेते थे, ब्याज पे पैसे लेकर खेती करते थे, नील की खेती करवाई जाने लगी। मतलब जबरदस्ती पूरी तरह से जो उनकी बेसिक चीजें थी भारत की अर्थव्यवस्था की, वो पूरी तरह से नष्ट होती चली गई। ठीक है, आज भी भारत के अंदर में जो अर्थव्यवस्था का हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कृषि को माना जाता है। ठीक है, फार्मिंग को माना जाता है, और वो धीरे धीरे टाइम के साथ ना वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। आप भी अपने आसपास में जहाँ पे भी आप रहते हो, दिल्ली या दिल्ली के बाहर कहीं भी, तो आप देखोगे पहले वहाँ खेत हुआ करते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे वहाँ पे इंडस्ट्रीज बन रही है, बेच के खेत को वहाँ पे मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। ठीक है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास 4 मकान हो और अपना खेत बेचकर वो अपना घर बना रहा है या दूसरी जगह खेत में खरीद कर बना रहा है।
ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है, खेत खत्म हो जा रहा है, कोई खेती करना नहीं चाहता। तो आने वाले समय कैसा होगा अब ये आप सोच लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आर्थिक सिद्धांत के अंदर में दिखाता है कि ब्रिटेन क्या करने लगा कि नील की खेती करवाया जाने लगा। नील की खेती एक ऐसी खेती होती थी जिसमें अगर एक बार किसी खेत में हो जाए तो दोबारा वो खेत में किसी तरह की कोई खेती नहीं हो सकती थी, वो बंजर हो जाता था। ठीक है, और उन्हीं के भूमि के लिए उनसे ही टैक्स वसूला जाता था। अब मेरा जमीन मेरे से ही टैक्स वसूल रहा है, आज भी गवर्नमेंट यही सेम रूल करती है। आपने जमीन खरीदा, ठीक है, आप जमीन पे रह रहे हो, ठीक है, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, फिर भी हमें गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, अब पता नहीं क्यों भरना पड़ता है, रीजन नहीं पता, बट भरना पड़ता है। ठीक है, जबकि वो जमीन मेरी है, सब कुछ मेरा है, हाउस टैक्स भरो। ठीक है यार, आपका पानी यूज कर रहा हूँ, समझ में आता है कि पानी आपने दिया मुझे, सर्विस आपने मुझे पानी की दी, तो मैं पानी का टैक्स भरूंगा, पानी का बिल भरूंगा, बिजली का बिल भरूंगा, वो समझ में आता है। पर वो जमीन तो मैंने खरीदी ना, तो जमीन का टैक्स क्यों भरूं? ठीक है, रोड पे चल रहा हूँ तो समझ में आता है रोड टैक्स भर दूंगा। ठीक है, पर जमीन का टैक्स कैसे भरना? तो ये सारी चीजें वहां पे भी देखने के लिए मिलती है। आज हम कंपेयर तो करते हैं कि ब्रिटेन ऐसा कर गया वैसा कर गया, पर बहुत सारी चीजें जब आप सही से एनालाइज करोगे तो बहुत सारी चीजें आज भी हमारे व्यवस्था के अंदर में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, थोड़ा सा एक बेसिक चीज जो मैंने छोड़ दिया था उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा के अंदर में, राष्ट्रवादी विचारधारा के अंदर में बात करोगे तो यहाँ पे जो राष्ट्रवादी जो विचारक थे उन्होंने कुछ बिंदुओं को उठाया जिसके बेस पे उनका मानना था कि इस तरह से चीजें नुकसान होती चली गई। जिसके अंदर में बोलते हैं कि उपनिवेशवाद के आने से सबसे पहले क्या होता है, औद्योगिकरण का विनाश हो गया, क्योंकि इन्होंने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। ठीक है, बाहर से लोगों को बुलाया जाने लगा, जिससे जो भारतीय लघु उद्योग था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बताते हैं कि भूमिहीन कृषकों की वृद्धि हुई। ठीक है, जो छोटे छोटे किसानों थे उसको क्या किया, इन्होंने मर्ज कर दिया, बड़े किसानों में बना दिया। ठीक है, तो उसके कारण से जो छोटे छोटे किसान थे वो भूमिहीन किसान बन गए, जिनके पास जमीन नाम की कोई चीज थे ही नहीं। ठीक है, तीसरे पॉइंट यहाँ पे देखें तो ब्रिटिश सरकार का अधिक खर्चा। अब सरकार क्या करती, फालतू का खर्चा करने लगी, जिससे हमारे ऊपर बोझ बढ़ता चला गया। अब सरकार को कुछ मतलब बनवाना है, बिल्डिंग बनवानी है, कहीं कुछ करना है, या पैसे बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, फालतू का खर्चा कर रहे हैं, तो उसका अगर जब पैसा कम पड़ता तो टैक्स का बोझ लोगों पे बढ़ जाता। ठीक है, वो भी एक प्रकार का शोषण था। ठीक है, भूमि पर राजस्व वसूली। ठीक है, जो जमीन का टैक्स वसूला जाता था वो भी एक तरह से बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण से लोगों का शोषण हो रहा था। ठीक है, कृषि वर्ग में विभाजन, कृषि वर्ग का विभाजन कर दिया गया, ये छोटा किसान है, बड़ा किसान है। ठीक है, इस तरह से विभाजन कर दिया गया, तो ये भी एक उनका मतलब राष्ट्रवादियों द्वारा आवाज उठाया गया इसको लेकर। महाजनों के द्वारा, मतलब जो महाजन हुआ करते थे, जो कृषि छोटे छोटे किसानों को पैसे दिया करते थे, ठीक है, सूदखोर महाजन, ये सारी चीजें, तो इनकी वृद्धि होने लगी, ये ज्यादातर मतलब अन्याय करने लगे। ठीक है, मृत्यु दर में वृद्धि, ब्रिटिश का उपनिवेशवाद के काल के टाइम पे, उपनिवेशवाद के टाइम के क्या हुआ, मृत्यु दर जो भी था आम किसानों का, छोटे किसानों का, भूमिहीन किसानों का, वो मृत्यु दर में वृद्धि देखी जाने लगी, भुखमरी में वृद्धि हुई। ठीक है, निवेश का अभाव, जैसे आप आज के समय में सरकार हमसे पैसे लेती है, हमसे टैक्स लेती है, तो उसको कहीं ना कहीं यूज भी करती है, एजुकेशन सिस्टम पे लगाती है, अलग अलग जगह उसको इन्वेस्ट करती है, हेल्थ सिस्टम पे लगाती है। अब लगाती नहीं लगाती, पर मतलब बोलती है कि हमने लगाया। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे देखने के लिए लोग सोचते थे कि अगर हमसे टैक्स ले रहे हैं तो हमारे ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, बट वो सारी चीजें नहीं देखा गया। तो निवेश का अभाव भी राष्ट्रवादियों के द्वारा यहाँ पे एक मुद्दा के तौर पे उठाया गया। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे आता है। तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट 1 था हमारा, ठीक है, उपनिवेशवाद का आर्थिक इतिहास लेखन, तो ये वाला पार्ट 1 तो खत्म हो गया। अब 2 पार्ट और बाकी है। ठीक है, इस वीडियो का, इस चैप्टर 3 का, तो इसको हम 1-2 दिन में खत्म करवा दूंगा मैं। पर रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से यही है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको समझ में आ रहा है लेसन, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर अभी तक आपने नहीं कर रखा है, या फिर अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें जो भी आपके रिलेटेड MA हिस्ट्री कर रहे हैं या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। लास्ट चीज ये कि क्योंकि मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूं तो फिर मुझे भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आगे करवा पाऊंगा। और अगर आपको कहीं पे लगता है कुछ चीज़ें जो कहीं पे कमी है, मुझसे नहीं करवा पा रहा हूँ, ठीक है, तो लगता है इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो आप कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको वर्क करने की जरूरत है, तो उसके हिसाब से मैं इंप्रूवमेंट करूंगा अपने आप को और आपकी अच्छी क्वालिटी में आपको वीडियो दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर ऑल।